हेलो फ्रेंड्स, अविक्राउन टेक सॉल्यूशंस में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे एफटीपी के बारे में। वैसे तो एफटीपी आईटी फील्ड में बहुत छोटा सा कंपोनेंट है, बट ये बहुत इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है क्योंकि हमें हर चीज़ में एफटीपी की ज़रूरत पड़ती है। जैसे किसी भी सर्वर पे हमें कुछ डेटा ट्रांसफ़र करना है, कुछ फाइल्स अगर लेके आनी है, किसी वेंडर को भेजनी है, तो एफटीपी उस केस में बहुत ज़रूरी होता है। तो जैसे कि सब लोग जानते हैं एफटीपी का फुल फॉर्म फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। ये एक प्रोटोकॉल होता है जिसके थ्रू सिक्योरली फाइल ट्रांसफ़र की जा सकती है और बड़ी फाइल्स ट्रांसफ़र की जा सकती है। वैसे तो फाइल ट्रांसफ़र मेल से भी होता है, बट मेल में कुछ लिमिट होता है। जैसे आप 10 MB की फ़ाइल या 20 MB की फ़ाइल मैक्सिमम भेज सकते हो, बट एफटीपी पे ऐसा कुछ लिमिट नहीं है। जीबीज़ में भी फाइल भेज सकते हो, सिर्फ आपके सर्वर पे जगह होनी चाहिए। ओके, तो एफटीपी में 3 टाइप होते हैं जनरली, जिसमें एक होता है सिंपल एफटीपी, देन होता है एफटीपी ओवर टीएलएस और थर्ड होता है एसएफटीपी। तो एफटीपी और एफटीपीएस, जो एफटीपी ओवर टीएलएस है, वो तो विंडोज़ में आईएस के अंदर कॉन्फ़िगर होता है, और जो एसएफटीपी है वो लिनक्स में कॉन्फ़िगर होता है, और विच इज़ माना जाता है कि वो सबसे ज़्यादा सिक्योर है। तो बहुत ज़्यादा लोग एसएफटीपी भी प्रेफर करते हैं, बट एफटीपी ओवर टीएलएस विच इज़ एफटीपीएस इज़ आल्सो मोर सिक्योर बिकॉज इसमें एसएसएल सर्टिफिकेट का इंक्रिप्शन यूज़ होता है। ठीक है, तो एफटीपी और एफटीपीएस का ऑथेंटिकेशन के लिए हम लोग जनरली 2 टाइप ऑफ ऑथेंटिकेशन यूज़ करते हैं, जो होता है एक बेसिक और एक एनोनिमस। और एसएफटीपी के लिए यूज़र क्रेडेंशियल विथ की पेयर होता है, जिसमें अपना यूज़र नेम पासवर्ड रहेगा और एक की पेयर होगा जो क्लाइंट कम्युनिकेशन के लिए ज़रूरी होता है। वो अगर की पेयर नहीं है तो वो एसएफटीपी को आप कनेक्ट नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो बेसिक और एनोनिमस ऑथेंटिकेशन में क्या फ़र्क है? तो जैसे कि अपने राइट साइड में की स्क्रीन में आप देख पाओगे कि 2 टाइप ऑफ ऑथेंटिकेशन आपको दिख रहे हैं। एनोनिमस ऑथेंटिकेशन जो डिसेबल्ड है और बेसिक ऑथेंटिकेशन इनेबल है। तो इसमें होता क्या है, एनोनिमस ऑथेंटिकेशन अगर आप इनेबल करते हो तो आपके एफटीपी को कोई भी, जिसके पास भी आपके एफटीपी का सर्वर का ये है यूआरएल है, तो वो विदाउट यूज़र नेम पासवर्ड भी आपके एफटीपी को कनेक्ट कर पाएगा और वहाँ से डेटा ट्रांसफ़र कर पाएगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको एनोनिमस ऑथेंटिकेशन डिसेबल ही रखना है। जनरली वो डिसेबल होता है, बट वाइल कॉन्फ़िगरेशन अगर गलती से किसी ने इनेबल कर दिया हो तो आपको डिसेबल करना ज़रूरी है। और बेसिक ऑथेंटिकेशन इनेबल रखना है, जिसमें आपका प्रॉपर ऑथेंटिकेशन होता है, यूज़र नेम पासवर्ड, देन आपका सर्टिफिकेट सब वेरीफाई होके ही सर्वर क्लाइंट मशीन को एक्सेस देता है। और लेफ़्ट साइड में हम देखेंगे जो अपना एसएसएल सेटिंग है, वो किस लिए यूज़ होता है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि एफटीपीएस जो एफटीपी ओवर टीएलएस होता है, तो वो कॉन्फ़िगरेशन आपको करनी है। तो इसमें आपको सर्टिफिकेट सिलेक्ट करना होता है। जैसे कि मेरा डोमेन है avicrowntech.com, तो मैं ftp.avicrowntech.com का एक सर्टिफिकेट लूँगा। वो सर्टिफिकेट मैं ये सर्वर पे इंस्टॉल करूँगा और यहाँ पे एसएसएल सर्टिफिकेट में वो सर्टिफिकेट सिलेक्ट करूँगा। प्लस यहाँ पे जो एसएसएल पॉलिसी है उसमें मुझे रिक्वायर एसएसएल कनेक्शन ही रखना है। अगर मैं अलाउ एसएसएल कनेक्शन रखूँगा तो दैट इज़ आल्सो सिक्योर, बट अगर कोई क्लाइंट विदाउट एसएसएल के भी कनेक्ट करने की कोशिश करेगा तो कनेक्ट कर पाएगा, क्योंकि वो मतलब आप अलाउ कर रहे हो कस्टमर को कि वो एसएसएल यूज़ करे। मतलब इट्स अ चॉइस ऑफ क्लाइंट एंड नॉट द सर्वर एंड। तो क्लाइंट अगर चाहे तो एसएसएल यूज़ कर सकता है, नहीं चाहे तो विदाउट एसएसएल भी कनेक्ट कर सकता है। बट अगर आप रिक्वायर एसएसएल कनेक्शन रखोगे तो इट्स अ सर्वर चॉइस, जो सर्वर बताता है कि मुझे अगर एसएसएल कनेक्शन आएगा तो ही मैं एक्सेप्ट करूँगा, अदरवाइज रिजेक्ट। तो मतलब जिसके पास भी जो भी क्लाइंट मशीन से, जैसे आप फाइल जिला से या फिर विनएससीपी से कनेक्ट करने की कोशिश करोगे, तो आपको एफटीपी और टीएलएस अगर आप सिलेक्ट नहीं करोगे एक्सप्लिसिटली तो कनेक्शन अलाउ नहीं करेगा। तो ये चीज़ हो आपको ध्यान में रखनी है कि आपको रिक्वायर एसएसएल कनेक्शन ही सिलेक्ट करना है अगर आपको सिक्योर कनेक्शन चाहिए तो। ओके, सो नेक्स्ट हम जानेंगे एफटीपी ऑथराइजेशन रूल्स। तो एफटीपी ऑथराइजेशन होता क्या है? इसमें क्या होता है, बाय डिफ़ॉल्ट जब भी आप एफटीपी सेटअप करते हो तो एक अलाउ ऑल यूज़र्स करके सेटिंग होता है, जिसमें रीड और राइट दोनों परमिशंस मिलती है। तो मतलब कोई भी यूज़र कनेक्ट कर सकता है जिसके पास विंडोज़ के ऊपर बनाया हुआ कोई भी यूज़र, जैसे अपने विंडोज़ में अपने मल्टीपल यूज़र्स बना के रखे हैं, ABC XYZ एनीथिंग, तो वो ऑल यूज़र्स को एफटीपी कनेक्ट करने के परमिशंस है।
और उन यूज़र्स के क्रेडेंशियल्स अगर किसी के पास है तो वो सभी यूज़र्स एफटीपी को आपके कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हो कि ओनली ग्रुप ऑफ यूज़र्स ही इस सर्वर को कनेक्ट करें या फिर एफटीपी को कनेक्ट करें, तो आपको इसमें एक ऐड अलाउ ऑथराइजेशन रूल करके करना पड़ता है। तो जब भी आप रूल ऐड करोगे तो आपको सामने दिख रही जो स्क्रीन है वैसी स्क्रीन आएगी, जिसमें आप स्पेसिफिकली ग्रुप सिलेक्ट कर सकते हो या फिर स्पेसिफिक यूज़र सिलेक्ट कर सकते हो। यूज़र कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़ में आएगा, जिसे यूज़र 1 यूज़र 2 आप सिलेक्ट कर सकते हो, या फिर आपको ग्रुप्स देने हैं जैसे मैंने यहाँ पे डेमो के लिए दिखाया है avicrown.com/administrators। या तो आप एडमिनिस्ट्रेटर्स को दे सकते हो या फिर आप एक खुद का एक ग्रुप बना के उस ग्रुप में उन यूज़र्स को डाल सकते हो जिनको आपको एफटीपी एक्सेस देना है, और उस ग्रुप को यहाँ पे एक्सेस दे सकते हो रीड का या फिर राइट का। फिर वैसे ही अगर समझो आपको किसी जैसे एडमिनिस्ट्रेटर्स है तो उनको रीड और राइट का फुल परमिशन है। कुछ यूज़र का ग्रुप आपको अगर बनाना है, जैसे कुछ यूज़र्स है जिनको आपको टेम्पररी एक्सेस देना है, क्लाइंट मशीन क्लाइंट एंड है जैसे आपके कस्टमर्स है, तो उनको आपको सिर्फ रीड का परमिशन देना है, तो आपको एक अलग से ग्रुप बनाना है सेव बाय कस्टमर के नाम से। फिर आपको उस ग्रुप को यहाँ पे ऐड करना है और उसको सिर्फ रीड परमिशन देना है। तो ऐसे आप मल्टीपल ग्रुप्स भी ऐड कर सकते हो जिनको अलग अलग परमिशंस आप दे सकते हो। ठीक है, तो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अगर आपको मोर सिक्योर एनवायरनमेंट चाहिए तो। नेक्स्ट हम जानेंगे आइसोलेशन और फायरवॉल। तो ये आइसोलेशन क्या होता है? यूज़र आइसोलेशन ये इसलिए यूज़ होता है कि जैसे आपका अगर एफटीपी सिर्फ आप फाइल ट्रांसफ़र के लिए, नॉर्मल फाइल ट्रांसफ़र के लिए यूज़ ना करते हुए अगर आप कुछ बड़े पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हो, जैसे किसी किसी कंपनी में यूज़ होता है कि कोई एप्लीकेशन है जो एफटीपी के थ्रू आए हुए फाइल्स प्रोसेस करते हैं, तो उस केस में मल्टीपल कस्टमर्स के मल्टीपल फोल्डर्स बनते हैं। फिर ऐसा रिक्वायरमेंट होता है कि इस कस्टमर का डेटा दूसरे कस्टमर को नहीं दिखना चाहिए, तो उस केस में ये यूज़र आइसोलेशन बहुत काम आता है। तो इसमें 2-3 ऑप्शंस है, जैसे ऊपर आप टॉप पे ये देखोगे एफटीपी रूट डायरेक्टरी, तो अगर आप ये सिलेक्ट करते हो तो ये आइसोलेशन नहीं होगा। तो जो भी यूज़र लॉगिन करेगा बाय डिफ़ॉल्ट एफटीपी का जो रूट फोल्डर होता है जो आपने कॉन्फ़िगर किया होगा, अगर आपने रूट फोल्डर कॉन्फ़िगर नहीं किया तो बाय डिफ़ॉल्ट C:\inetpub के अंदर एफटीपी फोल्डर के अंदर चला जाता है। अगर आपने कॉन्फ़िगर किया है जैसे D: में E: में फिर F:(FTP) नाम से फोल्डर अगर आपने बनाया हुआ है तो उस फोल्डर के रूट में चला जाएगा। भले आपने उसके अंदर, समझो एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि आपने FTPS नाम का एक फ़ोल्डर बनाया एफ ड्राइव में, और उसका पाथ आपने इसका रूट फोल्डर के लिए दे दिया है एफटीपी के, और उसके अंदर आपने अलग अलग कस्टमर के फोल्डर्स बनाए हैं। तो भले मेरा नाम है सुरेश, तो अगर मैं सुरेश के आईडी से लॉगिन करूं तो मैं सुरेश के फोल्डर के अंदर जाने की बजाय मैं रूट फोल्डर में ही लैंड करूंगा। तो वो केस में मुझे बाकी के कस्टमर्स के भी फोल्डर्स दिखने लग जाएंगे। वो प्रॉब्लम होती है नॉट आइसोलेशन में या फिर एफटीपी रूट डायरेक्टरी में। यूज़र नेम डायरेक्टरी में भी सेम नाम की अगर डायरेक्टरी है तो भी वो अंदर जाता है, या फिर कभी कभी दिस इज़ नॉट रिलायबल क्योंकि वो प्रॉपरली आइसोलेटेड नहीं होता। यूज़र के अंदर चला जा सकता है बट यूज़र कैन रीडायरेक्ट टू द रूट फोल्डर, लाइक वो डबल क्लिक करके बैक करके फिर से रूट फोल्डर में आ सकता है और दूसरे कस्टमर के फोल्डर्स भी देख सकता है। मतलब बाय डिफ़ॉल्ट तो चला जाएगा अपने फ़ोल्डर के अंदर, जैसे मैंने लॉगिन किया सुरेश से तो मैं अपने सुरेश नाम के फ़ोल्डर के अंदर चला जाऊंगा, लेकिन मैं बैक करूंगा तो मैं रूट फोल्डर में आ जाऊंगा एंड अगेन आई कैन एक्सेस अदर कस्टमर्स फोल्डर्स। सो दिस इज़ नॉट सिक्योर। तो आपको ज़्यादा सिक्योरिटी चाहिए, एक दूसरे के फोल्डर्स या फाइल्स नहीं दिखने चाहिए, तो आपको यूज़ करना है आइसोलेटेड यूज़र्स, जिसमें भी 3 ऑप्शन है आपके पास। इसमें फर्स्ट है यूज़र नेम डायरेक्टरी। इसमें होता क्या है कि आपको एक वर्चुअल डायरेक्टरी बनानी पड़ती है एफटीपी के अंदर ही। जैसे अपने फ़ोल्डर स्ट्रक्चर मैंने अभी बताया एफटीपीएस है, उसके अंदर सुरेश नाम का फ़ोल्डर है, रमेश नाम का है, या फिर और किसी यूज़र्स के फ़ोल्डर्स हैं, तो आपको वो ही उसके सेम नाम के सेम पाथ के वर्चुअल डायरेक्टरीज भी बनानी पड़ेंगे एफटीपी के अंदर, मतलब आईएस के अंदर। और वो बाय डिफ़ॉल्ट अगर वर्चुअल डायरेक्टरी उसको मिलेगी, जब भी यूज़र लॉगिन होगा उसके पास वर्चुअल डायरेक्टरी होगी, तो उस डायरेक्टरी के फिजिकल पाथ में वो लैंड करेगा एंड ही कैन नॉट एक्सेस अदर डायरेक्टरीज। ओके, तो सेकेंड ऑप्शन है यूज़र नेम डायरेक्टरी। तो यूज़र नेम फिजिकल डायरेक्टरी में
क्या बात है, मतलब ये सॉल्यूशन ऑप्शन किस लिए यूज़ होता है कि आपको फिर उसमें वर्चुअल डायरेक्टरीज बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसमें आपको सिर्फ ये पाथ जो भी होगा, जिस यूज़र से भी आप लॉगिन करोगे, बाय डिफ़ॉल्ट वो उस यूज़र के फ़ोल्डर के अंदर ही चला जाएगा। सो हाउ दिस प्रोसेस विल वर्क, फर्स्ट वेन एवर यूज़र लॉग्स इन, वो चेक करेगा कि FTP का रूट पाथ क्या है। रूट पाथ के अंदर वो देखेगा कि आपके फ़ोल्डर कहाँ पर है, सेम नाम का, जिस नाम यूज़र से लॉगिन हुआ है उस यूज़र का फ़ोल्डर है कि नहीं है वहाँ पर। अगर वो फ़ोल्डर उसको मिलता है तो उसके अंदर वो लॉगिन सीधा फ़ोल्डर के अंदर लैंड हो जाएगा। अगर उसको फ़ोल्डर नहीं मिलता है तो क्या होता है, तो एक्सेस नहीं मिलेगा, यूज़र को मैसेज जाएगा कि होम डायरेक्टरी नॉट फाउंड। तो मेजरली ये इशू होता है बहुत से इंजीनियर्स को कि जब वो कॉन्फ़िगर करते हैं फिर टेस्ट करने जाते हैं तो कस्टमर बोलता है कि अरे मुझे तो एक्सेस ही नहीं हो रहा है, और उनको ये एरर आ रहा होता है कि होम डायरेक्टरी नॉट फाउंड। तो उस केस में ये इशू होता है कि आपने यहाँ पे तो पाथ दे दिया कि यूज़र नेम फिजिकल डायरेक्टरी, बट फिजिकल डायरेक्टरी में के अंदर आपने सेम नाम का फ़ोल्डर नहीं बनाया होता है। तो जो यूज़र नेम है सेम नाम का फ़ोल्डर अंदर होना ज़रूरी है। तो दिस इज़ द सेटिंग ऑल अबाउट। थर्ड जो ऑप्शन है FTP होम डायरेक्टरी कॉन्फ़िगर्ड इन एक्टिव डायरेक्टरी, ये जनरली ज़्यादा तो कोई यूज़ नहीं करता है, बट ये भी एक ऑप्शन है जो आप यूज़ कर सकते हो। जैसे आप FTP अगर आपने बनाया है तो वो उसका यूज़र प्रोफाइल जो एक्टिव डायरेक्टरी यूज़र बना हुआ होता है उसके प्रोफाइल में आप पाथ दे सकते हो होम डायरेक्टरी का। तो जब भी आप ये सिलेक्ट करोगे, सो FTP सर्वर विल कम्युनिकेट विथ योर एक्टिव डायरेक्टरी, वहाँ पे उस यूज़र का पाथ क्या है, फोल्डर पाथ, वो चेक होगा एंड देन उस पाथ के अंदर वो यूज़र का लॉगिन हो जाएगा। बट दिस इज़ सम लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड थिंग, क्योंकि उसमें आपका एक्टिव डायरेक्टरी होना ज़रूरी है जो हर किसी के पास नहीं होता है। कोई कोई सिंगल सर्वर पे FTP बनाते हैं, तो अगर आपके नेटवर्क में एक्टिव डायरेक्टरी है तो ही एक आपके काम आएगा, अदरवाइज़ नहीं। सो बेस्ट यूजेबल ऑप्शन जो है वो यूज़र नेम फिजिकल डायरेक्टरी, जिसमें आपको वर्चुअल डायरेक्टरी की बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, प्लस एक्टिव डायरेक्टरी की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, और आप सिक्योरली एक्सेस भी कर सकते हो। ओके, ये हो गया यूज़र आइसोलेशन के बारे में। नेक्स्ट आते हैं हम लोग फायरवॉल सपोर्ट। तो ये फायरवॉल सपोर्ट किस लिए होता है, तो FTP में जैसे FTP हुआ या फिर FTPS, दोनों में कम्युनिकेशन के लिए दो चैनल यूज़ होते हैं। फर्स्ट चैनल जो होता है जिसको बोलते हैं कॉन्फ़िगर चैनल या फिर कमांड चैनल या फिर कंट्रोल चैनल। तो उस चैनल पे क्या होता है, आपका ऑथेंटिकेशन होता है। जब भी क्लाइंट मशीन से आप कनेक्ट करते हो यूजिंग एनी क्लाइंट टूल लाइक फाइलज़िला हो गया, WinSCP हो गया, Qt FTP हो गया, कोई भी टूल आप यूज़ कर लो, किसी से भी जब आप कनेक्ट करते हो सर्वर को, तो फर्स्ट डेटा जो ट्रांसफ़र होता है कनेक्शन चैनल पे होता है, या फिर आप उसको बोल सकते हो कमांड चैनल के ऊपर। फिर आपका सर्वर से आपको एक्नॉलेजमेंट आएगा कि वी रिसीव्ड योर मैसेज, फिर आपका यूज़र नेम पासवर्ड जाएगा, फिर सर्वर का कंफर्मेशन आएगा कि क्रेडेंशियल्स वेरीफाइड। तो वो सब जो ट्रांसमिशन होता है, डेटा ट्रांसमिशन, नॉट डेटा बट डेटा रिलेटेड टू क्रेडेंशियल्स, वो जो ट्रांसमिशन होता है वो आपका कंट्रोल चैनल के ऊपर होता है, विच वर्क्स ऑन बाय डिफ़ॉल्ट 21 पोर्ट, या फिर आप जो भी कस्टम पोर्ट कॉन्फ़िगर करेंगे उस पोर्ट के ऊपर वो कम्युनिकेशन होता है। बट वंस यू एस्टेब्लिश अ कम्युनिकेशन बिटवीन सर्वर एंड क्लाइंट, जब वो कनेक्शन एस्टेब्लिश हो जाता है तो उसके बाद आपका डेटा चैनल ओपन हो जाता है, जिसके लिए यह सेटिंग ज़रूरी है। तो डेटा चैनल जब आपका ओपन होता है तो डेटा चैनल में क्या होता है, आपका एक्चुअल फाइल ट्रांसफ़र होता है। आपका कमांड चैनल में फ़ाइल ट्रांसफ़र नहीं होता है, कमांड चैनल में सिर्फ ऑथेंटिकेशन होता है और वेरिफिकेशन। फिर डेटा चैनल में आपका फ़ाइल ट्रांसफ़र होता है, तो उसके लिए ये पोर्ट रेंज देना ज़रूरी होता है। अगर आप ये पोर्ट रेंज नहीं देंगे तो आपका डेटा चैनल नहीं ओपन होता है, और फिर आपका एक एरर आता है, डायरेक्टरी नॉट फाउंड या फिर डायरेक्टरी लिस्टिंग फेल्ड, इस तरीके का एरर आता है। ये एरर बहुत यूज़र्स को फेस होता है, फिर वो समझ नहीं पाते कि करना क्या है। हमने तो FTP कॉन्फ़िगर कर लिया है, हमारा पोर्ट भी ओके है, हमने फायरवॉल पे भी अलाउ किया है, सब जगह किया है, फिर भी नहीं चल रहा है। तो वो ना चलने की वजह ये होती है कि यहाँ पे डेटा चैनल के पोर्ट रेंज डिफाइन नहीं होती है, या फिर अगर यहाँ पे अपने पोर्ट रेंज डिफाइन भी की है बट आपके फायरवॉल पे अलाउ नहीं होती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको कुछ रेंज देनी है। जैसे यहाँ पे डिफाइंड है कि 5000 थ्रू 6000,
बट इतनी बड़ी रेंज देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितनी बड़ी रेंज देंगे उतना आपका सर्वर वल्नरेबल हो सकता है अटैक के लिए। तो आप 100 पोर्ट्स की एक छोटी सी रेंज जैसे मैंने यहाँ पे दी हुई है 4500 टू 4600, तो इस रेंज में आपका प्रॉपरली डेटा भी ट्रांसफ़र हो जाएगा। 100 साइमल्टेनियस कनेक्शंस भी आपके एफ पे एक्सेप्ट हो सकते हैं। उससे ज़्यादा तो जनरली कोई यूज़ करता नहीं है एफ के लिए, बट वो आप कम भी कर सकते हो। अगर आपको पता है कि आपके क्लाइंट 10 या 20 ही है और वो एट अ टाइम ज़्यादा से ज़्यादा 50 कनेक्शंस ओपन कर सकते हो, तो आप 50 पोर्ट की रेंज भी दे सकते हो। दैट डिपेंड्स ऑन यू, बट वी जनरली रिकमेंड 100 पोर्ट की रेंज। ओके, तो वो रेंज देना ज़रूरी है। उसके बाद एक एक्सटर्नल आईपी आपको देना ज़रूरी है, जो आपका सर्वर का पब्लिक आईपी होता है। तो वो आईपी आपको यहाँ पे मेंशन करोगे तो आपका जो एफटीपी है वो पब्लिकली एक्सेसिबल रहेगा। अदरवाइज़ अगर आप यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं करते तो जनरली आपको एक एरर आता है कि एफटीपी इज़ राउटिंग टू द अनराउटेड आईपी एड्रेस करके। ये भी आपने कभी फेस किया होगा, तो वो आपका इशू इस वजह से सॉल्व हो सकता है। तो यहाँ पे अगर आपको पब्लिक आईपी देंगे तो आपका वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा और आपका एफटीपी कम्युनिकेशन स्मूथ होगा। तो जनरली ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन बहुत लोगों को पता नहीं होती है, तो इसकी वजह से वो ट्रबल शूटिंग में अटके रहते हैं। तो जब भी आप फर्स्ट टाइम कॉन्फ़िगर करोगे तभी अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखोगे तो आपको ज़्यादा ट्रबल शूटिंग में टाइम स्पेंड नहीं करना पड़ेगा, आपका एफटीपी एकदम स्मूथ चलने लगेगा। इसके बाद हम आते हैं एफटीपी लॉगिंग पे। तो एफटीपी लॉगिंग क्या होता है? अगर जैसे अभी मैंने बताया कि बहुत से इश्यूज़ आते हैं, फिर ट्रबल शूटिंग में हम लोग अटक जाते हैं। तो ट्रबल शूटिंग का शुरुआत कैसे होनी चाहिए? जनरली लोग क्या करते हैं कि कनेक्ट करो, ट्राई करो, फिर ये सेटिंग चेंज करो, फिर ट्राई करो, फिर दूसरी सेटिंग चेंज करो, फिर ट्राई करो। उससे बेटर ऑप्शन है आप एफ का लॉगिंग इनेबल करो, जैसे मैंने यहाँ पे किया हुआ है। बाय डिफ़ॉल्ट लॉगिंग का पाथ होता है C:, inetpub logs log फाइल। आप चाहे तो ये पाथ कस्टम पाथ रख सकते हैं डी ड्राइव में, एफ ड्राइव में, जी ड्राइव में, किसी भी ड्राइव में। तो वो पाथ आपके ऊपर है, ये आप रखो, इट विल हेल्प यू इन द ट्रबल शूटिंग। फिर यहाँ पर आपके फाइल्स लॉग फाइल जनरेट होते रहेंगे। फिर लॉग फाइल जनरेट होने का शेड्यूल जो है वो भी आपको नीचे दिया हुआ है कि वो नई नई फाइल कब बनती जाएंगी। तो आप शेड्यूल रख सकते हो, जैसे डेली है, वीकली है। तो अगर आप डेली रखते हो तो हर दिन की एक एक फ़ाइल बनती जाएगी, विच इज़ मोर कन्वीनियंट वे। तो आपको पता रहेगा कि जब भी आपको लॉग चेक करना है, कभी किसी यूज़र को इशू आया था, समझो पास्ट में इशू आया था, आपको अभी पता नहीं चला, बट कोई कस्टमर कंप्लेन कर रहे हैं कि कल मेरा एफटीपी इस वक्त कनेक्ट नहीं हो रहा था, भले अभी हो रहा है लेकिन उस वक्त नहीं हो रहा था, तो आप ये लॉग फाइल में जाके चेक कर सकते हो। तो वो कैसे करना है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये डे वाइज अगर फाइल्स रहेंगी तो आप उस डेट की फ़ाइल को भी जाके देख सकते हो। तो अब नेक्स्ट स्क्रीन में हम लोग ये देखेंगे कि लॉग फाइल कैसे होती है। तो ये स्क्रीनशॉट है जिसमें ये लॉग फाइल का पाथ दिखाया गया है। यहाँ पर ये फाइल है, अगर आप फाइल का नेम रीड करोगे तो उससे आपको आइडिया आ जाएगा कि कौन सी डेट की फ़ाइल है। वैसे आप डेट मॉडिफाइड से भी पता लगा सकते हो कि जैसे ये दिख रहा है कि 5 जुलाई 22 की फ़ाइल है। प्लस अगर डेट फॉर्मेट अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ पे फाइल के यूज़र नेम में भी दिख रहा है, जैसे 050722, मतलब 5 जुलाई 22। ये 5 तारीख की फ़ाइल है जो हमने नीचे ओपन भी की है। तो इसमें आपको कैसे रीड करना है डेटा, क्योंकि ऐसे जनरली आप फाइल ओपन करोगे तो इट्स लाइक गार्बेज, समझना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। बट अगर आप ध्यान से देखोगे तो वहाँ पे कुछ फील्ड्स है जो समझ में इजीली आ सकती है। तो फर्स्ट आपका कॉलम होता है जो आपका डेट टाइम स्टैम्प आता है, जिसमें आपको डेट पता चलेगी कि कौन सी डेट का लॉग्स है। देन सेकेंड कॉलम है टाइम का, जिसमें कौन से टाइम पे वो लॉग हुआ था, एक्सेस करने की कोशिश की गई थी, वो टाइम स्टैम्प रहेगा। उसके बाद आता है सोर्स आईपी, मतलब जिस आईपी से हिट आई थी एफटीपी के ऊपर वो आईपी दिख रहा है। जैसे यहाँ पर है 192.74.38.230, मतलब इस आईपी से किसी यूज़र ने हमारे एफटीपी को कनेक्ट करने की कोशिश की थी। तो अभी वो कनेक्शन सक्सेसफुल हुआ, फेल हुआ, वो हम आगे देखेंगे। बट ये हिट आया था सर्वर पे। तो कौन से सर्वर पे आया था? तो आपका जो सर्वर का लोकल आईपी रहेगा वो यहाँ पे दिखता है। जैसे यहाँ पर दिख रहा है 10.92.39.56, तो ये मेरे सर्वर का लोकल आईपी है। फिर उसके बाद कौन से पोर्ट पे आया था, जैसे अगर मैंने बोला कि 21 डिफ़ॉल्ट पोर्ट होता है, आप चाहे तो कस्टम पोर्ट यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे हमने कस्टम पोर्ट यूज़ किया हुआ है 2022, बिकॉज ऑफ हैकिंग अटैम्प्ट्स
जो जनरली होते हैं वो 21 पोर्ट पे ही होते हैं। तो आप कस्टम पोर्ट रखोगे तो इट्स नॉट इजीली ट्रेसेबल, या फिर हैक होने के चांसेस कम होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका पोर्ट। उसके बाद का जो है वो एक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, जिसमें आपको पता चलेगा कि हुआ क्या था। जैसे इसमें दिख रहा है कि कंट्रोल चैनल ओपन, जैसे मैंने बताया था कि कंट्रोल चैनल फर्स्ट होता है, ओपन होता है, उसके अंदर ऑथेंटिकेशन होते हैं। तो नेक्स्ट लाइन में आप देख पा रहे हो कि ऑथ TLS 234, जैसे मैंने बताया कि ये FTP ओवर TLS है, तो TLS ऑथेंटिकेशन हुआ था। उसके बाद कौन से यूज़र ने कनेक्ट किया था वो आपको यहाँ पर दिख रहा है, यूज़र IT.user है। ओके, तो फिर नेक्स्ट उसका यूज़र का ऑथेंटिकेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है, जिसमें दिख रहा है कि ये पासवर्ड, यूज़र ने पासवर्ड भेजा, तो पासवर्ड इनक्रिप्टेड है, इसके लिए यहाँ पे स्टार 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 दिखा रहा है। फिर सर्वर का एक्नॉलेजमेंट गया, फिस्ट कमांड गई, ऑप्स कमांड गई, ये सब सर्वर के कम्युनिकेशन कमांड्स हैं। फिर सर्वर ने जब वेरीफाई किया तो वो पास हो गया। तो जो टाइप I200 जो आपको दिख रहा है यहाँ पर नीचे, सॉरी नेक्स्ट स्क्रीन पे चला गया था, नो इश्यूज़। तो टाइप I200 जो आपको दिख रहा है 2022 पोर्ट के बाद, तो ये 200 मतलब ओके। तो सर्वर ने बोल दिया कि एवरीथिंग इज़ ओके, लाइक यूज़र नेम, पासवर्ड, TLS सर्टिफिकेट, एवरीथिंग इज़ ओके, सो नाउ यू कैन कनेक्ट विद द डेटा चैनल। तो उसके बाद ये ओके कमांड होने के बाद फिर सर्वर डेटा चैनल ओपन करता है, जिसके ऊपर यूज़र फाइल ट्रांसफ़र कर सकता है। तो आप यहाँ पर देखोगे डेटा चैनल ओपन जहाँ पर लिखा है, उसके लेफ्ट साइड में, जस्ट लेफ्ट साइड में पोर्ट चेंज हो गया है। अब तक वो जो पोर्ट था 2022 था, बट जब डेटा चैनल ओपन हुआ तो पोर्ट 4500, जो मैंने आपको बताया था कि पैसिव पोर्ट यूज़ करना होता है, जो पोर्ट रेंज होती है, जिसमें से 4500 to 4600 की रेंज हमने दी थी। तो उसमें से इस पोर्ट पे डेटा चैनल ओपन हो गया, देन डेटा चैनल क्लोज हो गया। इस यूज़र ने कुछ फाइल ट्रांसफ़र किया नहीं, इसके लिए उसका ज़्यादा कुछ आया नहीं। तो उसके नेक्स्ट सिर्फ इस यूज़र ने सिर्फ लिस्ट किया था, लिस्ट मतलब फाइल्स चेक किए थे। ओके, तो वो लिस्ट कमांड में आपको दिख जाएगा कि फ़ाइल चेक किया है, कुछ अगर ट्रांसफ़र हुआ है तो उसके नेक्स्ट कमांड में आपको दिखता जाएगा। तो ऐसे आप वो लॉग फाइल्स वेरीफाई कर सकते हो कि यूज़र कहाँ तक पहुँचा था। इधर ऑथेंटिकेशन फेल हुआ था, या फिर ऑथेंटिकेशन पास हुआ बट डेटा चैनल ओपन होने के बाद फेल हुआ, या फिर वो कस्टम पोर्ट था वो अलाउ नहीं था, जो भी था वो आपको लॉग फाइल से पता चलेगा। तो फर्स्ट प्लेस टू ट्रबल शूट इज़ योर लॉग फाइल। लॉग फाइल में आप अगर देखोगे तो आपको बेटर आइडिया मिलेगा ट्रबल शूटिंग का, ना कि यहाँ वहाँ घूमने से। ओके, सॉरी। तो नेक्स्ट ये तो जस्ट कैसे FTP कनेक्ट करना है वो है कि फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे दिखाया गया है, फाइलज़िला का स्क्रीनशॉट है कि आप फाइलज़िला एंड से भी आप ट्रबल शूटिंग के लिए ये यूज़ कर सकते हो। जैसे कनेक्शन स्टेटस यहाँ पर दिखाया जा रहा है, जैसे पासवर्ड कम्युनिकेट हुआ, टाइप है ओके, जो मैंने अभी बताया था कि 200 का मैसेज जो आता है जिसमें पता चलता है कि सर्वर ने ओके बोल दिया एंड यू कैन कनेक्ट। तो यहाँ पे जैसे नेक्स्ट मोड दिखा है एंटरिंग पैसिव मोड, तो ये एंटरिंग पैसिव मोड मतलब वो सेकंड 2022 पोर्ट से निकल के नेक्स्ट पोर्ट ऑफ रेंज जो है पैसिव कनेक्शन जो होता है उसके अंदर चला जाता है फॉर डेटा ट्रांसफ़र, मतलब डेटा चैनल के पास कनेक्शन चला जाता है और उसके बाद आप ये फाइल ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो लेफ़्ट व्यू में आपका सोर्स पाथ रहेगा, राइट व्यू में सर्वर के FTP पाथ रहेंगे। तो आप लेफ़्ट साइड से राइट साइड में ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो, या फिर राइट क्लिक करके अपलोड कर सकते हो, और नीचे जो है आपको फाइल ट्रांसफ़र का डिटेल्स दिखता रहेगा। तो उसमें भी 3 ऑप्शन है। क्यूड फाइल्स जो है, मतलब अगर आप मल्टीपल फाइल्स ट्रांसफ़र कर रहे हो तो हर एक फाइल वहाँ पे क्यू होती जाएगी, जैसे एक फाइल ट्रांसफ़र होने के बाद सेकंड होगी, थर्ड होगी, फोर्थ होगी। कुछ फाइल्स अगर फेल हो जाती है किसी भी रीज़न से तो वो फेल ट्रांसफ़र में दिखेंगी, अगर फेल नहीं होती है एवरी फाइल इज़ सक्सेसफुल, या फिर जो भी फाइल सक्सेसफुल होती है वो आपको सक्सेसफुल ट्रांसफ़र के अंदर दिखने लग जाएगी। सो दिस इज़ व्हाट क्लाइंट एंड इज़ ऑल अबाउट। तो FTP के अंदर हम फिर अभी सोचेंगे कि ये मेरे एनवायरनमेंट में कैसे काम करेगा, या फिर मैं कौन सा FTP यूज़ करूँ, FTPS यूज़ करूँ या SFTP यूज़ करूँ। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि, या फिर क्वेश्चन होता है लोगों का कि मुझे कौन सा यूज़ करना चाहिए। बाकी सब तो नॉलेज के लिए ठीक है, बट मुझे कौन सा यूज़ करना चाहिए। सो इट्स टोटल डिपेंड्स अपॉन योर रिक्वायरमेंट। ओके, लाइक अगर आपको ज़्यादा सिक्योर FTP चाहिए, आपको टर्म परमानेंट चाहिए या टेम्पररी पर्पज़ के लिए चाहिए, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है, राइट। अगर आपको टेम्पररी पर्पज़ है, कुछ 1-2 फाइल ट्रांसफ़र करके फिर आपको बंद करना है,
किसी को देना है क्लाइंट को, तो आप नॉर्मल एफटीपी भी यूज़ कर सकते हो क्योंकि आपको टेम्पररी पर्पज़ है। सो सिक्योरिटी इज़ नॉट दैट कंसर्न। फिर आपका समझो मीडिया फाइल्स है ऐसा कुछ है तो एफटीपी यूज़ कर लो। सिंपल कॉन्फ़िगरेशन है, नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन यूज़ करके आप काम अपना पूरा कर सकते हो। अगर आपको ज़्यादा सिक्योरिटी चाहिए या फिर ऑटोमेटेड फाइल ट्रांसफ़र होना चाहिए तो फिर आपको जाना पड़ेगा एफटीपीएस के साथ या फिर एसएफटीपी के साथ। दोनों ही आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे और दोनों में ही सेम टाइप की सिक्योरिटी रहेगी। थोड़े बहुत कॉन्फ़िगरेशंस अलग रहते हैं, बट जो विंडोज़ यूज़र्स है वो मेनली एफटीपीएस प्रेफर करते हैं क्योंकि उनको आईएस के अंदर कॉन्फ़िगर करना इजी होता है। एसएफटीपी वही लोग प्रेफर करते हैं जिनको लिनक्स के ऊपर ज़्यादा नॉलेज होता है, तो वो एसएफटीपी कॉन्फ़िगरेशन के लिए you can go for that. That is purely your choice. Okay. नेक्स्ट ऑटोमेटेड फाइल ट्रांसफ़र। सो ऑटोमेटेड फाइल ट्रांसफ़र क्या होता है, जैसे आपका कुछ किसी किसी कस्टमर्स का ये रिक्वायरमेंट होता है कि एक सर्वर से दूसरे सर्वर पे फाइल ट्रांसफ़र होना है। अब तक जो हमने डिस्कस किया वो ये था कि क्लाइंट मशीन से सर्वर पे फाइल ट्रांसफ़र कैसे करते हैं, बट कुछ कस्टमर्स का रिक्वायरमेंट होता है कि कुछ एप्लीकेशंस एक सर्वर से दूसरे सर्वर पे फाइल ट्रांसफ़र करती हैं, तो वहाँ पे आपको कुछ स्क्रिप्ट्स लिखनी पड़ती है। तो स्क्रिप्ट के थ्रू एक सर्वर से दूसरे एफटीपी सर्वर पे फाइल ट्रांसफ़र होती है। तो उसके लिए क्या यूज़ करना है, तो उसके लिए बेटर ऑप्शन इज़ कि आप WinSCP यूज़ करो, क्योंकि WinSCP में आप पूरे कमांड लाइन में पूरी आपकी स्क्रिप्ट लिख सकते हो एंड देन वो WinSCP को आप विंडोज शेड्यूलर के थ्रू शेड्यूल कर सकते हो, ऑटोमेट कर सकते हो कि आपको हर दिन में 3 बार या फिर किसी स्पेसिफिक टाइम पर उसको चलाना है। तो जब जब वो स्क्रिप्ट रन होगी आपके किसी स्पेसिफिक फोल्डर में जो फाइल होगी वो एफटीपी पे ट्रांसफ़र होगी या फिर एफटीपी सर्वर पे जो भी फाइल होगी आप लोकली डाउनलोड कर पाओगे। तो इसके लिए मतलब ये ऑटोमेट अगर करना है तो आपको WinSCP यूज़ करना ज़रूरी है क्योंकि फाइलज़िला ऑटोमेशन सपोर्ट नहीं करता है, ना कि क्यूट एफटीपी। सो दिस द इंफॉर्मेशन। अगर ये आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी तो आप ज़रूर लाइक कीजिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।